तो आज हम दो टॉपिक्स करेंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस में। ये 30 नवंबर 2023 का न्यूज़पेपर है द हिंदू। उसके अंदर दो टॉपिक्स करेंगे। नंबर 1 टॉपिक पेरिस क्लब, और दूसरा टॉपिक हमारा आज का होगा पीएम जनमान, प्राइम मिनिस्टर जनमान। ठीक है, ये शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से रिलेटेड है। पीएम जनमान, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने स्कीम जो है उसके अंतर्गत ये हम करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक पेरिस क्लब, दूसरा पीएम जनमान। तो सबसे पहले हम करते हैं पेरिस क्लब। पेरिस क्लब क्या है? बेसिकली आपको इतना पता होगा कि श्रीलंका को, पाकिस्तान को चाइना ने काफ़ी ज़्यादा लोन्स दिए हैं, है ना? इतना पता है ना? चाइना ने लोन्स दिए हैं क्योंकि चाइना बेसिकली उनको इकोनॉमिकली कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है, और इकोनॉमिकली जब कोई कंट्री कंट्रोल में आ जाता है तो फिर वो पॉलिटिकली भी कंट्रोल में हो जाता है। ठीक है ना? मतलब जब आप किसी को पैसा दोगे तो वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा, फिर आप जो उसको बोलोगे वो उसको करना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे ही चाइना ने श्रीलंका को, पाकिस्तान को पहले पैसा दिया, फिर अब वो पैसा वापस दे नहीं पा रहे हैं, तो आप चाइना जो उनको बोलेगा तो वो उनको करना पड़ता है। ठीक है, तो वो बेसिकली ट्रैप हो जाते हैं कंट्रीज़। अब इस चीज़ से अमेरिका, रशिया, ये कंट्रीज़ को नुकसान है। नुकसान ये है कि ऐसा होने से ज़्यादा कंट्री चाइना के कंट्रोल में आ रहे हैं। ठीक है ना? तो रशिया और यूएसए के कंट्रोल से निकल रहे हैं, क्योंकि पहले यूएसए और रशिया ऐसा करते थे कि वो पैसा देते थे कंट्रीज़ को, जैसे इंडिया को भी पैसा देते हैं। अब वो पैसा किस तरह देते हैं? दो तरह से देते हैं, एक वर्ल्ड बैंक के थ्रू और एक आईएमएफ के थ्रू। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों के हेडक्वार्टर यूएसए में है, और दोनों में जो कंट्रोल करता है वो यूएसए ही इनको कंट्रोल करता है। कहने को ये वर्ल्ड बैंक है बट है ये अमेरिकन बैंक। अभी रिसेंटली देखो एक मिस्टर बंगा की अपॉइंटमेंट हुई है वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन। वो इंडिया से इंडियन ओरिजिन का बंदा है। उसको अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ही, जो बिडेन ने ही अपॉइंट किया। ठीक है, तो आप देख सकते हो वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ में पूरा यूएसए का कंट्रोल चलता है। तो बेसिकली कंट्रीज़ को पैसा देता है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ विद द पॉलिटिकल बैकिंग ऑफ यूएसए। अब यहाँ पर देना यही चीज़ स्टार्ट कर दी चाइना ने देनी, और वो भी डायरेक्टली, किसी बैंक के थ्रू नहीं, डायरेक्टली कि मैं तुमको पैसा दूंगा, तुम्हारे वहाँ पे रोड्स बनाऊंगा, रेलवेज़ बनाऊंगा, एयरपोर्ट्स बनाऊंगा, तुम्हारे देश में प्रोग्रेस होएगी। ठीक है, लेकिन बदले में वो जब पैसा वापस नहीं कर पाएंगे तो फिर वो उनकी, चाइना की टर्म्स के ऊपर उन कंट्रीज़ को चलना पड़ता है। ठीक है, अब इसके लिए जो बाकी दुनिया है जिसमें रशिया और अमेरिका भी है, उन कंट्रीज़ ने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है पेरिस क्लब। ठीक है, तो वो पेरिस क्लब का मेन मोटिव ये है कि जो कंट्रीज़ चाइना को पैसा वापस नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम डायरेक्टली तो नहीं कहेंगे, चाइना का नाम नहीं लेंगे, बट जो कंट्रीज़ डेट रिटर्न है, डेट मतलब उधार, DEBT, डेट यानी उधार, रिटर्न मतलब जो उधार में है कंट्रीज़, जो कंट्रीज़ उधार में फंस गए हैं उनको पैसा देकर उधार में से, क्रेडिट में से बाहर निकालना, ये इस पेरिस क्लब का मेन मकसद है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके। व्हाट इज़ द पेरिस क्लब? तो इट इज़ मोस्टली वेस्टर्न क्रेडिटर कंट्रीज़, मोस्टली वेस्टर्न क्रेडिटर कंट्रीज़। ठीक है, मोस्टली वेस्टर्न क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होता है? जो उधार देता है, कंट्रीज़। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड सस्टेनेबल डेट रिलीफ, टू फाइंड सस्टेनेबल डेट, DEBT, डेट रिलीफ
solutions for countries to repay their bilateral loans, ठीक है। अब इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? इसके 22 मेंबर्स हैं, ठीक है। कितने मेंबर्स हैं? 22 मेंबर्स हैं। तो अब देखो 22 मेंबर्स की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, हमें ये मेंबर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ये लिस्ट है बट मैं लिखवाऊंगा नहीं आपको। हमने देखना ये है, क्या क्वेश्चन आईएएस में ये नहीं आता कि 22 मेंबर्स का लिस्ट बताओ। क्वेश्चन वहाँ पे ये आएगा, क्या इंडिया इसका मेंबर है? तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, क्या चाइना इसका मेंबर है? तो चाइना भी इसका मेंबर नहीं है। देखो चाइना मेंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए तो ये बनाया गया, तो चाइना तो हो ही नहीं सकता। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या अमेरिका इसका मेंबर है? यूएसए, यस वो इसका मेंबर है। क्या रशिया इसका मेंबर है? यस रशिया भी इसका मेंबर है। कुछ और इंपॉर्टेंट कंट्रीज के मैं नाम बता देता हूँ जो इसके मेंबर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को भी तो बाहर निकालना है। जापान है इसका मेंबर, जापान, इसराइल भी है, ठीक है। बाकी और कंट्रीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। अब ये हैं इसके मेंबर कंट्रीज़, ठीक है। इन कंट्रीज़ के अलावा कुछ ऑब्जर्वर्स भी हैं इसके। क्या हैं? ऑब्जर्वर्स। ये तो हो गए ना कंट्रीज़, कुछ ऑब्जर्वर्स भी हैं जिनको ऑब्जर्वर का स्टेटस है। ऑब्जर्वर का स्टेटस क्या होता है कि जब पेरिस क्लब की मीटिंग होगी तो इन सारे देशों में से इनके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और मीटिंग करेंगे। ऑब्जर्वर्स भी आएंगे, वो भी मीटिंग में बैठेंगे, बट ऑब्जर्वर्स मीटिंग अटेंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मतलब कुछ बोल नहीं सकते, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व करेंगे यानी कि साइलेंट होकर बैठे रहेंगे। तो ऑब्जर्वर्स कौन है? वो हैं इंटरनेशनल एनजीओज, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस who can only attend but cannot participate in the meetings। कुछ और फैक्ट्स हैं इसके रिलेटेड। फैक्ट नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसस एंड सॉलिडेरिटी। प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसस एंड सॉलिडेरिटी मतलब कंसेंसस क्या होता है? जब सारे 22 के 22 कंट्रीज में से मैक्सिमम बोलेंगे एक चीज़ कि हाँ श्रीलंका को पैसा देना है, तो वो कंसेंसस हो गया। सॉलिडेरिटी भी यही हो गया, यानी कि भाईचारा, ठीक है। अगर सारे कहेंगे नहीं देना तो वो नहीं देंगे पैसा, ठीक है ना। तो डिसीजन ऐसे होगा। दूसरा फैक्ट, इट डज नॉट हैव एनी स्टैच्यूज। इट डज नॉट हैव एनी स्टैच्यूज यानी कि इसमें कोई भी रूल्स नहीं है, ठीक है। कोई भी इस पेरिस क्लब में कोई भी रूल्स नहीं है, क्योंकि ये एक बेसिकली इट्स एन इनफॉर्मल ग्रुपिंग। लिखो इनफॉर्मल ग्रुपिंग। अब जैसे और ग्रुपिंग्स होती है ना, G20, G7, G8, वो फॉर्मल ग्रुपिंग्स हैं। ये जो पेरिस क्लब है ये इनफॉर्मल है। मतलब इनफॉर्मल और फॉर्मल में मीनिंग तो पता होगा ना। इनफॉर्मल यानी कि इतने रूल्स के ऊपर नहीं चलता है, ये कोई रूल्स है ही नहीं। अमेरिका रशिया ही मतलब लॉस में जाएंगे तो बाकी कंट्रीज की कंट्रीब्यूट करेंगे। अमेरिका और रशिया लॉस में जाएंगे?
हाँ, अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो बाकी कंट्रीज देंगे पैसा, लंदन, जर्मनी। बाकी कंट्रीज को क्या प्रॉफिट होगा इस चीज़ से, इम्पोर्ट हाँ, करने में? जैसे यूके वगैरह पैसे देंगे। देखो कंट्रीज़ को फ़ायदा ये होता है कि ये कंट्रीज़ जो है ना, वेस्टर्न कंट्रीज़, ये एक दूसरे का साथ देते हैं। जब ये एक दूसरे का साथ देते हैं इन चीज़ों में, तो आज अमेरिका को प्रॉब्लम है तो यूके साथ देगा, कल यूके को प्रॉब्लम होगी तो अमेरिका साथ देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक दूसरे का साथ देते हैं। इसको इनको फ़ायदा ये होता है कि जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो हमें दूसरे की पावर मिल जाती है। जैसे यूके तो छोटा सा कंट्री है, लेकिन यूके के ऊपर अगर टेररिस्ट अटैक होगा तो उसका जवाब कौन देगा? अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की आर्मी बहुत डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस चक्कर में यूके यहाँ पर हेल्प करेगा। स्विट्ज़रलैंड भी हेल्प कर सकता है, कनाडा भी हेल्प कर सकता है। और अगर बाई चांस अमेरिका के पास पैसा नहीं है तो अमेरिका इनको बोलेगा कि तुम पैसा दे दो, ठीक है। ऐसा नौबत आएगी नहीं, क्योंकि अमेरिका के पास खूब सारा पैसा है, उसने रखा होता है हमेशा। और अमेरिका के पास अगर पैसा ख़त्म भी हो जाए, वो वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह से ले दे के काम करा लेता है। ऐसी नौबत आई नहीं आज तक, ठीक है ना, क्योंकि इन कंट्रीज़ की इकॉनमी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। और इनके जो बिजनेसमैन हैं उनके पास बहुत पैसा है, अल्टीमेटली वो उनसे पैसा ले लेंगे, मतलब कुछ ना कुछ वो जुगाड़ कर ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, very important fact, the outcome of the negotiation is not legally binding, agreement। यानी कि जो भी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग नहीं होगा किसी के ऊपर, वो कभी भी उस डिसीजन में से निकल सकता है, ठीक है। सपोज करो यूके ने आज बोला कि श्रीलंका की हेल्प करो, अगले साल वो बोलता नहीं करनी हेल्प, तो लीगली कोई उसने बोल के कोई गुनाह नहीं कर दिया यूके ने, क्योंकि लीगली बाइंडिंग नहीं है, कोई भी सिग्नेचर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है इसका, Since 1956, the presidency of the Paris Club is ensured by the French Treasury, तो फ्रांस का जो ट्रेजरी है, जैसे हमारे यहाँ पे ट्रेजरी को बोलते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट, वहाँ पे बोलते हैं ट्रेजरी यानी कि ट्रेजर, यानी कि जहाँ पे पैसा होता है। तो इसका प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट करता है? फ्रांस का ट्रेजरी वो अपॉइंट करता है। कब से? 1956 से, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हम देखेंगे कि एक लंदन क्लब भी है। लिखो लंदन क्लब, आप लिखो पेरिस क्लब वर्सेस लंदन क्लब, पेरिस क्लब वर्सेस लंदन क्लब। अब बेसिकली क्या है कि जो लंदन क्लब है वो बैंक्स का एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बैंक्स इकट्ठे हुए हैं कंट्रीज़ की हेल्प करने के लिए। यहाँ पर तो कंट्रीज़ इकट्ठे हुए हैं ना, वहाँ पर बैंक्स मिल गए हैं उन कंट्रीज़ की हेल्प करने के लिए जो कि डेट रिटर्न है, जिनके ऊपर उधार चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से लंदन क्लब और पेरिस क्लब में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो लिखो पेरिस क्लब वर्सेस लंदन क्लब। द लंदन क्लब इज अनदर informal group that was founded in 1976, but banks lending to countries instead of other countries।
बट की जगह बाय कर लो, बाय द बैंक्स लैंडिंग टू कंट्रीज, है ना, इंस्टेड ऑफ अदर कंट्रीज। तो आप ऐसा समझ लो कि लंदन क्लब किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? बैंक्स की ऑर्गेनाइजेशन है। 10 बैंक 15 बैंक इकट्ठे हो चुके हैं और वो कंट्रीज़ की हेल्प करते हैं, जबकि पेरिस क्लब कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों की दोनों इनफॉर्मल है, लंदन क्लब भी इनफॉर्मल है, पेरिस क्लब भी इनफॉर्मल है। मेजर क्लाइंट्स ऑफ द लंदन क्लब, मेजर क्लाइंट्स ऑफ द लंदन क्लब आर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज यानी कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज, जिसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना ये सारे हैं, एंड एशियन कंट्रीज। whereas द पेरिस क्लब, जिसको ये भी बोला जाता है क्लब डी पेरिस, क्या बोला जाता है? क्लब डी पेरिस, क्लब डी पेरिस, ठीक है, फ्रेंच में इसको ये बोला जाता है। गेट्स इट्स क्लाइंट्स फ्रॉम सब सहारन अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका, ठीक है। अब हमने आज ये पेरिस क्लब किया क्यों? ये न्यूज़ में था इसलिए हमने किया। दूसरा, इसका 2023 में एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, वो था G20 के ऊपर। G20 के ऊपर ये क्वेश्चन था, मतलब कि ये कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था। G20 एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सिमिलरली पेरिस क्लब भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सिमिलरली लंदन क्लब भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर 2023 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आया G20 के ऊपर, हो सकता है इस बारी पेरिस क्लब के ऊपर आ जाए, लंदन क्लब के ऊपर आ जाए, या दोनों के डिफरेंस के ऊपर आ जाए, ठीक है ना। दूसरा, हम इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी करेंगे जो हमने पेरिस क्लब किया। तो लिखो क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। Which of the following statements are correct regarding the Paris Club? Number 1, it is a formal group of mostly Western countries. Number 2, it was established via Rome statute, ROME, Rome statute, ठीक है। अब आपने चूज करनी है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेट आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2। क्या आंसर होगा? हाँ, ओनली 1, यानी कि फॉर्मल ग्रुप, ये तो इनफॉर्मल ग्रुप है, तो फिर क्या आंसर होगा? नीदर 1, यस। तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, ठीक है जी, ठीक है। ये हो गया पेरिस क्लब का हमारा आज का क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक आज का, जो कि है, मैंने आपको बताया था उसका नाम PM जनमान, PM जनमान। बेसिकली न्यूज़ क्या है? द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड प्रधानमंत्री, पूरा फुल फॉर्म लिख लो जनमान का, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय
महाअभियान। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो यह है PM जनमान। जनमान को कैपिटल में लिखना है, JANMAN, ठीक है, स्कीम। तो कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे चुकी है। अब ये हम देखेंगे ये क्या चीज़ है। लिखो अबाउट PM जनमान। सबसे पहले इट वॉज अनाउंस्ड इन बजट 2023-2024। कब अनाउंस हुआ था? बजट 2023-2024, यानी कि इसी साल। फैक्ट नंबर 2, आउटले। आउटले क्या होता है कि इस स्कीम को कितना पैसा मिला है। आउटले कितना मिला है, तो मिला है 24,104 करोड़, 24,104 करोड़। तीसरा फैक्ट ये है कि सेंटर और स्टेट्स दोनों ही इसमें शेयरिंग डालेंगी, है ना। हमने पीछे एक स्कीम की थी जिसमें सेंटर ही पूरी शेयरिंग डालता है, यहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों डालेंगी। तो सेंटर का शेयर कितना है? सेंटर शेयर इट इज़ 15,336 करोड़, 15,336 करोड़। और स्टेट्स का शेयर कितना है? 8,768 करोड़, 8,768 करोड़। वहाँ पे फिगर नहीं पूछेगा, वहाँ पे सिर्फ ये पूछेगा कि क्या सेंटर और स्टेट दोनों शेयर करते हैं, या सिर्फ सेंटर की स्कीम है, या सिर्फ स्टेट की स्कीम है। तो दोनों शेयर करते हैं। एम क्या है इसका? एम टू प्रोवाइड नंबर ऑफ फैसिलिटीज टू particularly vulnerable tribal group, to provide number of facilities to particularly vulnerable ट्राइबल ग्रुप्स। अब इसकी ये फुल फॉर्म है किसकी? PVTG, ब्रैकेट में लिखो PVTG। P का मतलब पर्टिकुलरली, V का वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये चीज़ PVTG आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ये बार बार आएगी आगे क्वेश्चंस में, ठीक है, क्योंकि इसका पिछले साल एक क्वेश्चन भी UPSC में ने पूछा हुआ है PVTG के बारे में, ठीक है, कि इंडिया में कितने PVTG हैं, है ना। ट्राइबल ग्रुप्स तो बहुत सारे हैं, हज़ारों में हैं, लेकिन PVTG कितने हैं वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, अब इसमें देगी क्या क्या गवर्नमेंट क्या क्या देगी? पक्का हाउसेस, रोड्स, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। क्या क्या मिलेगा? पक्का हाउसेस, रोड्स, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ, कंस्ट्रक्शन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स, access to education and health, construction of आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड मल्टीपर्पस सेंटर्स। ये इसका क्या है? गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करेगी। इसमें टोटल 9 मिनिस्ट्रीज हैं। कितनी मिनिस्ट्रीज हैं? 9 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट लिखो, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विल सेटअप आयुष वेलनेस सेंटर्स टू
PVTG habitats to PVTG habitations through mobile medical units. गाड़ी. The Ministry of Ayush will set up Ayush wellness centers to PVTG habitations and through mobile medical units. Next fact, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship will facilitate skill and vocational training in PVTG. ठीक है. अब देखो ये सारा कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, लेकिन एक तरफ गवर्नमेंट ये बात करती है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पीवीटीजी ग्रुप्स रहते हैं, निकोबारी, जारवाज, सेंटिनलीज. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है. ठीक है, ये अभी भी अपने कल्चर में रह रहे हैं, ये अभी भी गवर्नमेंट का या इंडिया का कुछ भी यूज़ नहीं करते, अभी भी हंटिंग एंड फूड गैदरिंग करके खाना खाते हैं, शॉप्स पे नहीं जाते. पैसा का इनको पता नहीं है कि पैसा भी क्या होता है. ठीक है, इसमें जारवा ग्रुप तो ये था कि आज से 10 साल पहले ये कपड़े भी नहीं पहनते थे, जारवा ग्रुप. ठीक है, ये सच बात है, इंडिया में ही है ये, अंडमान आइलैंड्स में. ठीक है, तो अब गवर्नमेंट के सामने ये एक डायलेमा है. डायलेमा ये है कि अगर हम इनको सारा कुछ दे दें, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, स्कूल, तो ये हम जैसे बन जाएंगे, तो फिर इनके कल्चर को कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी. एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, ताकि ये जैसे कहते हैं ना एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, जैसे अगर शेर चीता नहीं रहेंगे तो फिर शेर चीते का नाम निशान खत्म हो जाएगा. ऐसे अगर ये भी हमारे जैसे बन जाएंगे तो फिर जो इनके पास मतलब जो कल्चर है वो रहेगा ही नहीं, है ना. कोई रहेगा, याद भी नहीं रखेगा कि जारवा भी होते थे, सेंटिनलीज भी होते थे. अब जब सुनामी आई थी ना, इंडिया में सुनामी आई थी, तो आपको पता है कि सेंटिनलीज और जारवा ग्रुप एक भी नहीं मरा था. उनको पहले पता लग गया था कि सुनामी आ रही है, वो पहले ही जंगलों में चले गए थे. लेकिन हम लोगों को इतनी टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद हमें लोगों को पता नहीं चला. ठीक है, तो इन लोगों के पास कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं इनके कल्चर में, इनको जो पास ऑन होती है इनके पेरेंट्स से, जो कि इनके अंदर है, जो कि इनको पहले चीज़ों का पता चल जाता कि अभी सुनामी आने वाली है या अर्थक्वेक आने वाला है. और ये हॉस्पिटल में भी नहीं जाते अपनी बीमारी को ठीक करने, ये इनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये खुद ही वो ठीक अपने को करने की कोशिश करते हैं, जो जंगल में चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे जैसे पहले इंसान करता था. तो अगर गवर्नमेंट इनको हॉस्पिटल्स, एजुकेशन प्रोवाइड करेगी तो फिर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी. इसलिए अब करना क्या है, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक तरफ तो इनका कल्चर भी प्रोटेक्ट रहे, दूसरी तरफ इनको बेसिक फैसिलिटीज़ दे दी जाएँ, ज़्यादा भी नहीं देनी, बेसिक फैसिलिटीज़ दे दी जाएँ ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना आए. बस ये है बैलेंस्ड आंसर, हमने ये लिखना है. बैलेंस्ड आंसर ब्यूरोक्रेट ने क्या लिखना होता है, यूपीएससी वाले ने दोनों साइड रख लेनी है. एक तरफ हमने प्रोवाइड भी कर देनी है चीज़, दूसरी तरफ उनका कल्चर भी प्रोटेक्ट कर लेना है. ठीक है, हमने गवर्नमेंट के ऑपोजिट नहीं जाना. देखो भाई, अगर हम सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे तो फिर कल्चर का क्या होगा, गवर्नमेंट गलत कर रही है, ये हमने नहीं लिखना है. ठीक है ना. अब 2019 में 2019 में क्वेश्चन आया था पीवीटीजी का, लिखो किसमें, आईएएस में. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट particularly vulnerable tribal groups, that is PVTG, in India. Number 1, PVTGs reside in 18 states
and one union territory. Statement number 2. A stagnant or declining population, stagnant or declining population is one of the criteria for determining PVTG status. क्योंकि वल्नरेबल है ना, तो वल्नरेबल है यानी कि कम हो रहा है, ठीक है। नंबर 3, देयर आर 95 PVTGs officially notified in the country so far, ठीक है। एंड स्टेटमेंट नंबर 4, irregular, IRULAR, irregular and Konda, KONDA, Reddy, Konda, Reddy tribes are included in the list of PVTGs. कौन कौन सी? irregular and Konda, Reddy. अब नीचे लिखो which of the statements given above are correct? A 1, 2 and 3, B 2, 3 and 4, C 1, 2 and 4 and D 1, 3 and 4. तो इसमें नंबर 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, पीवीटीजीज रिजाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, अ स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटीजी स्टेटस। और थर्ड स्टेटमेंट जो है ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है देयर आर 95 की जगह करेक्ट है 75। तो एक्चुअली देयर आर 75 PVTGs ऑफिशियली इन इंडिया। और फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है जिसमें इरूलर एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ PVTGs, ठीक है जी। तो आंसर है इसका 1, 2 एंड 4 यानी कि सी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री, या ये जो हाँ क्वेश्चन हमने अभी पहले किया ये तो 2019 में आ चुका है, ठीक है। पीवीटीजी के रिगार्डिंग 2019 में आईएएस में आ चुका है। अभी हम कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि PM जनमान, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, it was launched in the budget of 2022-2023. Number 2, the central government bears all the cost Number 3, Ayush wellness centers will be set up in PVTG habitats through mobile medical units. अब नीचे लिखो, how many of the above statements are correct?
A only 1, B only 2, C all of the above and D none। तो बताओ, अब इसका आंसर आप दो। सिर्फ ये बताना कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये नहीं बताना कौन सी करेक्ट है। अगर वो भी बता दो ज़्यादा अच्छी बात है। 3 स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट नहीं है, 2022 23 लिखा हुआ है। अभी हमने पीछे किया 2023 2024 का बजट है, ठीक है ना। दूसरा तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट बियर्स ऑल द कॉस्ट, गलत है सही? गलत है, क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों शेयर करती हैं, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट, आयुष वेलनेस सेंटर्स खुलेंगे, सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर है ओनली 1 यानी कि ए, ठीक है ना। तो ये था इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आज के 2 टॉपिक्स। तो 30 नवंबर की न्यूज़पेपर को बाकी के कुछ टॉपिक्स और भी हैं वो हम कल करेंगे, ठीक है।